मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम न करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर माले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज़ की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी थी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल स्कूल गया था, बड़ी मुश्किल से चौथी तक पढ़ सका था। इसके बाद इसने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 7 साल है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया। देखते ही देखते मेरे ने जवानी की दिलेस पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती, मगर कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी का एक कज़न जो दुबई में जॉब करता था, मामू का बांजी, इसका नाम माजिद था। प्यार से इसे जो कहते थे और मैं भी इसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बदवाएं मिलती। अम्मी कहती थी जब से तुम पैदा हुए हो हमारे घर में बदनसीबी आई है। हमारे घर के हालात ऐसे। अम्मी की बातें सुनकर मेरा बहुत दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अब्बू को इत्फाक दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम अज़ कम लड़ाई तो ना हो। पहले बार जब मामू हमारे घर आए, इस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा मायरा जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल ले खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा जाओ चाय बना कर ले आओ। मेरे अब्बू के रोए की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू माजू भी तकरीबन 5 साल के बाद आए। मैंने पूछा मामू दुबई से कब आए हैं? बोले 4 दिन हो गए। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिल आओ। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने जल्दी से कहा तू? बोले मैं आ गया हूँ, ये कम है क्या? इस वक्त इनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में खुद पता चला कि एक दिन हमारे साथ रहे फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपये दे गए और हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए कि जाकर आप लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता, एक दिन मुश्किल से रहता फिर चला जाता। मामू का बांजा अम्मी को बड़े भाई से ज़्यादा प्यार था। इसे कहती थी कि तुम ही ने मैं तो मेरे दुख ख़त्म करने हैं, मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारे बाप की बातें सुनकर दिल लगा कर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया। बकौल इनके मैं अब बड़ी हो गई थी। इसी दौरान मेरी आंटी माजिदा की अचानक वफ़ात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ हमारे मामू जो भी आए हुए थे, 3 दिन में वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहे। हालांकि ये वफ़ात का मौका था, इनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों में मामू ने मेरे हाथ चूम लिए, कहा तुम्हारे हाथ बड़ी खूबसूरत है। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू माजो कमरे में आ गए और कहा मैं कल आप लोगों के घर आऊँगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों की बातें क्यों करते हो? मामू माजू बोले नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ, जब भी आपके घर भी चक्कर लगा लूँगा। एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गया। मामू बीवी से मसलसल बात या 3 घंटे फ़ोन पर बात करते। अम्मी से मुश्किल 10 मिनट बात करते, बाकी सारी बातें तो मुझसे करते। मुझे कहते मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी के बताते कि इसने ये कहा है, वो कहा है। मैं बड़ा हैरान होती कि मामू ये बातें मुझे क्यों बताते। साथ ये भी कहते कि बातें अम्मी को न बताना। उम्र के जिस हिस्से में थी, अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मामू हमारे घर आ गए। हम अभी नाश्ता कर रहे थे। मामू काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी लाए, पोनी, क्लिप, कपड़े वगैरह वगैरह। मुझे कमरे में ले गए और सारी चीज़ें मुझे दी। प्यार से सर पर हाथ फेरा। इसके बाद अम्मी ने आवाज़ दी तुम। हम बाहर आ गए। बातों में अम्मी ने कहा माजू अब मायरा बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तलाश करो। मुस्कुरा कर बोले मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अगली दफ़ा आऊँगा तो अपनी मायरा के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूँगा। मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आए थे। कहने लगे मायरा को हमारे पास भेज दो, 3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। अम्मी ने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, इस दफ़ा रहने दो, अगली दफ़ा ले जाना। वक्त गुजरता गया, मामू माजू की बातें में आती गई।
जब भी फ़ोन आता मामू कहते कमरे में जाकर बात करो। मैं जल्दी से कमरे में जाती। अक्सर अम्मी अबू की लड़ाई हो रही होती। मामू कहते तुम्हारे अम्मी अबू हर वक्त लड़ते हैं, इन्हें कुछ समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती जब अम्मी अबू को खुद एहसास नहीं है या जो मुझे बदवाएँ देते हैं वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अम्मी अबू की लड़ाई उरूज पर थी। हम बहन भाई खास कर इनके निशाने पर थे। अब वो कहते मायरा बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। अम्मी कहती तुम घर पर होते हो, तुम्हें ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। ये कैसे माँ है जिसे पता ही नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई है या फिर इसे कुछ अच्छा बुरा बताना है। बस अम्मी अबू के पास बैठी तो यही गिला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर के काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती। खैर कुछ बातें अपने पास से बना कर कहती। मुझे बड़ा दुख होता। 2 साल और गुजर गए। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। एक हफ्ते के बाद हमारे घर आए तो अपनी बेगम को भी साथ ले आए। रस्मी दुआ सलाम के बाद मामू नमाज पढ़ने चले गए। इन दोनों के रवैये से लगता था कि इनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ भी अपनी बीवी के बारे में बताते मैं सच मान लेती थी। बहरहाल मुझे दिल से इनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने मुझे इनके घर जाने की इजाज़त दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया। मोहल्ले में धूम मच गई कि इनकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मोहल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पतली कमर, बारीक होंठ, नागन सी ज़ुल्फ़े। महल्ले की लड़कियां कहती थी तुम्हें तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। गोरा चट्टा रंग और बारीक नेंज नकोश। मोबाइल की घंटी मसलसल बज रही थी। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज़ दी मायरा देखो तो फ़ोन किसका है। मैंने कहा जी अम्मी, और फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो मामू का नंबर सामने था। इसके पास मोबाइल लेकर अम्मी ने कॉल रिसीव किया और कुछ बातें इनकी कही कि मुझे आवाज़ ही के खाकर बोले बात कर लो। रस्मी सलाम दुआ के बाद मामू ने कहा कि हम जा रहे हैं, तुम अभी तैयार हो जाओ। तुमने 3 दिन बाद हमारे पास रहने में कहा ठीक है। मामू ने हंसते हुए कॉल काट दी। मैंने अलमारी से रेड कलर का रेशमी सूट निकाला। वॉशरूम से नहा कर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थी। अभी मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर हॉर्न की आवाज़ आई। अम्मी ने कहा जाओ दरवाज़ा खोलो। मैं दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। तमाम मामू, माजू और इनकी बेगम सामने खड़े थे। मामू ने आते ही कहा मायरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मौसम पहले ही ख़राब है, ऐसा ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी से तैयार हुई। हल्का सा मेकअप किया। अम्मी को गले लगा कर मिली, अबू को मिली। छोटा भाई घर में नहीं था, इनसे न मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने अभी कुछ न कहा। फिर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर मामू के घर के जानिब रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर लगाई मामू माजू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मज़े लेकर खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर मुझे घर की याद आई। मामू ने कहने लगे परेशान न हो, हम जल्दी तुम्हें घर छोड़ कर आएंगे। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया। मैंने भी न चाहते हुए 2-3 नोएले खाए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा कि आज मैंने कहीं काम से जाना है, मामू का भांजा, इसलिए रात को शायद मैं वापस घर ना आ सकूं। तुम अपनी ममानी के कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मामू के कमरे में चली गई। ममानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था। हम दोनों सो गए। इस रात क्या हुआ, मैं कैसे लेटी, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। 3 दिन बाद मामू ने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ाऊँ। मेरी समझ में ना आता था कि माँ बाप को कैसे मुंह लगाऊंगी। सारी रास्ते कोई बात न हुई। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। मैं दौड़ कर इनसे लिपट गई। जी भर रोती हुई, इतना रोई कि अम्मी ने कहा मायरा अब घर आ गई हो तो रो क्यों रही हो। मैं अम्मी को कैसे समझाती, तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है पर तुम्हारे भाई ने वहशी दरिंदा बनकर इनकी बेटी की इज्जत गंवा दी, पैरों तले रूंध दिया है। तुम्हारी कज़न ने तुम्हारी बेटी का वो हशर किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपने अम्मी या अबू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी।
मामू मुझे छोड़कर फौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा, अम्मी तुम्हारी बदवाएं कबूल हो गई है, लेकिन दिल की बात ज़ुबान पर न ला सकी। बस यही कहा। मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा। इसके बाद माजू जब भी फ़ोन करते मुझसे बात ही न करते। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 साल का अरसा यूं ही बीत गया। तो इतवार का दिन था। मोबाइल पर कॉल आई। अम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला इनका छोटा भाई, कज़न यानी कि माजू का छोटा भाई था। इसने बताया कि जो माजू मामू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। आज वो कैरी डब्बे में वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर अचानक ही गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी को आग लग गई। माजिद के जिस्म की वजह से आग लगी के मौका पर जान बहक हो गए। बाजी आपको इतला दे रहा हूँ, 3 बजे इसका जनाजा आ जाएगा। मैंने अम्मी से पूछा किसका फ़ोन था। अम्मी बोली माजिद की गाड़ी को आग लगी है, वो जिंदा जल गए। फौरन आई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं दौड़कर कमरे में गई, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने दुनिया ही में मुझे इंसाफ दे दिया। अम्मी ने पूछा, तुम्हें मामू की वफ़ात का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने कहा, अम्मी जान दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या है, हमने भी तो इस दुनिया से रुखसत ही होना है। खैर हमने मामू की लाश देखी तो अल्लाह याद आया। 6 फुट का जवान जल कर राख हो चुका था। मामू का बांजिया हाँ के लोगों ने बताया आखिरी वक्त में चीख चीख कर माफिया मांग रहा था। मेरे ख्याल में इसने जो कुछ मेरे साथ किया था, मेरे माँ के भरोसे का खून किया था, और फिर कुदरत ने इसका वो बदला ले लिया कि वो आखिरी वक्त में मुझसे माफ़ी भी मांग रहा था। माफ़ी भी न मांग सका। आज तक मेरा इसे माफ़ करने का दिल नहीं चाहता। आप क्या कहते हैं कि क्या मरे हुए इंसान को माफ़ कर देना चाहिए या फिर इसे इसकी सज़ा मिलते रहना चाहिए? जज़ाकल्लाह।